जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम लूसेंट जीके की जो हम लोगों की 5000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसी क्रम में चौथे सेट को डिस्कस करेंगे। तो हर सेट में आपके 50 प्रश्न होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप मेरी लाइव क्लास को अनअकैडमी के ऊपर भी अटेंड कर सकते हैं। नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो जरूर कर लें। दिन में 12 बजे और शाम को 3:30 बजे दो मेरी यहाँ पर स्पेशल क्लास होती है। ग्रुप डी का अगर आपको एग्जाम देना है तो 3:30 बजे वाली जो क्लास है वह आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, तो उस क्लास में आप लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर इस समय आपके मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है, यानी कि 1 और 2 साल के सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर आपको 4 महीने का यहाँ पर एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे KV10 तो यहाँ पर अनअकैडमी तो आपको देगी 10% का डिस्काउंट। उसके अलावा मेरी तरफ से आपको 10% का कैशबैक भी दिया जाएगा। तो इस ऑफर को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझसे पहले व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए भी अनअकैडमी के ऊपर आपको कोर्स मिल जाएगा और इसमें आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो सारे ऑफर की जो लिंक है वह आपको नीचे मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे महीने में अनअकैडमी के ऊपर SSC CGL के जो आपके एग्जाम होते हैं उसके लिए फ्री टेस्ट हो रहा है, जो कि हमारे सर्वश्रेष्ठ टीचरों के द्वारा बनाया गया सेट है। तो इसमें भी आप लोग इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और अपने गोल में चूज करना होगा SSC CGL, फिर आप KV10 कोड यूज करेंगे और इनमें आप इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, इस पुस्तक को लिखने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है? तो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। हमारे भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वह कंपनियां होती हैं जिनमें भारत सरकार की जो भागीदारी है वह डैश डैश या उससे अधिक होती है, यानी कि हमारे देश में हम उन कंपनियों को CPSC कहते हैं जिनमें भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है कम से कम 51% जरूर हो। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत में CPSC का प्रकार नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर आपको 4 प्रकार के CPSC मिलेंगे। पहला होता है महारत्न, दूसरा हमारा होता है यहाँ पर नवरत्न, उसके बाद में आपका होता है मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रो रत्न नाम की कोई कंपनी नहीं होती है, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कंपनियां किस समूह में शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो सरकारी सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं उनको रखा जाता है महारत्न की कैटेगरी में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो सबसे बड़ी कंपनियां आपकी महारत्न होती हैं, उसके बाद में नवरत्न होती हैं, फिर हमारा मिनी रत्न 1 और उसके बाद में होता है मिनी रत्न 2। अगला प्रश्न है कि भारत में जो महारत्न कंपनियां हैं इनकी संख्या कुल कितनी है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में हमारे देश में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या है 10, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो आसान सा प्रश्न है, 10 हमारे यहाँ पर महारत्न कंपनियां हैं। तो ये आप इन 10 कंपनियों के नाम देख सकते हैं, याद रखिएगा क्योंकि कई बार यहाँ पर चूज करने को कहा जाता है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हमारा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इनके नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी है? ध्यान रखिएगा कि 2019 तक हमारे यहाँ पर सिर्फ 8 महारत्न कंपनियां थीं, उसके बाद में 2 नई कंपनी बनी। एक का नाम है SPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरे का नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये दोनों हमारी सबसे नवीन कंपनियां हैं, SPCL और पावर ग्रिड। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो महारत्न की संख्या है 10 और नवरत्न की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 14। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। और नीचे आप कमेंट में बताइएगा कि इस समय हमारे देश में मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 कंपनियों की संख्या कितनी है?
उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर आपकी 14 कंपनियां दी गई हैं, इन्हें आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मुझे पता है आप लोग पढ़ेंगे नहीं, फिर भी कहना मेरा काम है, करना आपका काम है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा महारत्न कंपनी के लिए क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि कोई कंपनी अगर महारत्न कंपनी बनना चाहती है तो उसके लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता की अगर हम लोग बात करते हैं तो आइए ऑप्शन से इसकी योग्यता के बारे में हम जानते हैं। देखिए, पहले ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी की जो औसत वार्षिक संपत्ति है वह 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि कंपनी को नवरत्न होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और पिछले 3 वर्ष में जो औसत वार्षिक कारोबार है कंपनी का, यानी कि जो इनका टर्नओवर है वो 20,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तो लास्ट के 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन है यानी कि पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी की जो वार्षिक संपत्ति है ये आपकी औसतन होनी चाहिए 10,000 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 15,000 करोड़ ये नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि महारत्न कंपनी को कितने रुपए के निवेश की स्वायत्तता होती है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई महारत्न कंपनी चाहे निवेश करना तो उससे कितने रुपए तक के निवेश के लिए सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो कंपनी यहाँ पर 1,000 से लेकर के 5,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्न आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में बहुत आए थे, तो अच्छे से इनको याद रखिएगा। देखिए, ओएनजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो बताया गया है नई दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट है। आईओसीएल की बात करते हैं तो मुंबई में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कोल इंडिया की बात करते हैं तो कोलकाता में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम लोग पावर ग्रिड की बात करते हैं तो इसका आपको मिलेगा गुरुग्राम में। कहाँ पर है? पावर ग्रिड का है गुरुग्राम में, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम महिला व्यायामी है जिसने ओलंपिक में हिस्सा लिया था। तो ध्यान रखिएगा, पहली महिला जिम्नास्ट जिन्होंने आपके ओलंपिक में हिस्सा लिया था इनका नाम है दीपा कर्मकर। क्या नाम है? दीपा कर्मकार या फिर दीपा कर्मकर इनका नाम है, और 2016 के ओलंपिक में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो ध्यान रखिएगा, दीपा कर्मकर इनका नाम है। अगला प्रश्न है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा डैश डैश की विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा आपके समय समय पर किया जाता है, और इसमें आरबीआई क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती है या फिर उनको बेचती है। तो जैसी जरूरत होती है उसी के अनुसार आरबीआई यहाँ पर सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, तब ये डैश डैश बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो कि हमारे प्लांट का एक टिश्यू होता है, ये इस प्रकार से करके यहाँ पर एक आपके क्या हो गया, यहाँ पर आपके अस्थायी ऊतक बनाते हैं, यानी कि परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन्स अनडिफरेंशिएटेड सेल व्हिच आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दी स्पेशलाइज्ड प्लांट स्ट्रक्चर। यानी कि जो हमारे पौधों का स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि पहले कथन में कहा जा रहा है कि ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। दूसरे में कहा जा रहा है कि ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है। तीसरे में आपसे कहा जा रहा है कि ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस में बदल जाती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 और आपका 3 होगा करेक्ट। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए, ठोस CO2 को हम लोग सूखी बर्फ भी कहते हैं, यानी कि जो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ठोस बर्फ भी कहते हैं। और ये आपका सब्लिमेशन करता है, यानी कि ये आपका बिना लिक्विड में बदले सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाता है। तो ऑप्शन 1 और 3 यहाँ पर हो जाएंगे करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया में किस उत्पाद को X के द्वारा दर्शाया गया है। तो देखिए, अगर आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो एक तो आपका बनता है बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि कली चूना बनता है, और इसके साथ में आपकी निकलती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। इससे आप इक्वेशन बैलेंस करके भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा बहुत ही होशियार राजा था जिसने दिल्ली के सुल्तान के रूप में अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। तो बहुत ही शानदार राजा था ये। नाम इनका है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक।
क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक इनका नाम है। और 1327 में इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद की ओर शिफ्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है कि शेर शाह के द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा इस समय रुपया नाम है हमारे करेंसी का, वह आपके शेर शाह के द्वारा ही दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम भी था रुपया। क्या नाम था? रुपया इसका नाम था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो इनके द्वारा सबसे पहले आपके सिल्वर के सिक्के जारी किए गए थे, जिनका नाम रखा गया था रुपया। अगला प्रश्न है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश डैश है। अब देखिए, इसमें कई बार लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि मंदता होता क्या है। मंदता के बारे में पहले जान लीजिए। देखिए, एक्सीलरेटर जो आपका होता है, जिससे आप लोग गाड़ी चलाते हैं, तो जब आप लोग इसको बढ़ाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, तो इसे आप लोग कहेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। लेकिन जब आप लोग एक्सीलरेटर को कम करते हैं तो गाड़ी आपकी धीमे होने लगती है, यानी कि यहाँ पर गाड़ी की स्पीड हो रही है कम। तो इस प्रकार से जो हमारा ऋणात्मक त्वरण होता है उसी को हम लोग कहते हैं मंदता, यानी कि रिटार्डेशन। तो इसकी यूनिट वही होगी जो आपके त्वरण की होती है, ms के पावर -2, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी हो जाएगी यूनिट। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु के द्वारा जो किया गया कार्य है वह आपके W = Fs cos थीटा पर डिपेंड करता है। Fs cos थीटा यानी कि फोर्स हो गया, विस्थापन हो गया, और इनके बीच में जो एंगल बनता है, वस्तु के द्रव्यमान पर यह बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो अच्छे से याद रखिएगा कि वस्तु के द्रव्यमान पर किया हुआ कार्य कभी भी डिपेंड नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका HCl जिसमें आपका पानी मिला हुआ है, तो इनके साथ में कभी भी हमारा यहाँ पर कॉपर अपक्रिया नहीं करेगा। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? तो इसके लिए आपको समझना होगा जो हमारी पीरियोडिक टेबल में रिएक्टिविटी टेबल होती है। देखिए, रिएक्टिविटी टेबल में जो भी हमारे एलिमेंट ऊपर होते हैं वे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो हमारे नीचे होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन हमारा ऊपर है, कॉपर उसके नीचे है, तो इसीलिए कॉपर आपके इस विलयन के साथ में क्रिया नहीं करता है। बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का जो राज्य पशु है उसका यहाँ पर नाम है क्या? कृष्ण मृग, यानी कि जिसे हम लोग ब्लैक बक कहते हैं। ये आपके आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब बाकियों के बारे में भी जान लीजिए। देखिए, जैसे अगर हम लोग एक सिंग वाले गैंडे की बात करते हैं तो ये असम का है। ब्लैक बक के बारे में बात करें तो ये हरियाणा और पंजाब का भी है। ऑक्स की बात करते हैं तो ये हमारे गोवा का है। और जेमिनी की बात करते हैं तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश, बिहार और नागालैंड का राजकीय पशु है। अच्छे से याद रखिएगा, ग्रुप डी या फिर सीजीएल जैसे एग्जाम में ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इनके बारे में याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 20 किलोग्राम है, तो इसका पृथ्वी पर वजन क्या होगा। देखिए, द्रव्यमान यानी कि हो गया आपका मास, और जब इसको आपको वेट में बदलना होता है तो उसके लिए आप करेंगे जी से मल्टीप्लाई। जी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 × 10 ये आपका हो जाएगा 200, यानी कि 200 न्यूटन आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा, यूनिट इसकी होगी न्यूटन। पास्कल या फिर वाट या फिर किलोग्राम आप बिल्कुल नहीं करेंगे। 20 किलोग्राम और इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जी का तो ये हमारा बन जाता है फोर्स, और फोर्स की इकाई होती है न्यूटन। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा मैग्नीफिकेशन होता है, चाहे वह लेंस का हो या फिर मिरर का हो, उनकी कोई इकाई नहीं होती है। रीजन इसके पीछे क्या है? तो इसके पीछे रीजन ये होता है, देखिए, मैग्नीफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बराबर होता है V/U। अब B आपका हो गया डिस्टेंस, U भी आपका हो गया डिस्टेंस। तो मान लीजिए मीटर में ये है, नीचे भी मीटर में है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी कि मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होगी। अच्छा, U और B क्या है? तो U आपके ऑब्जेक्ट की दूरी है और B जो हमारा इमेज बनता है उसकी यहाँ पर डिस्टेंस है। तो B हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन केन्या के बारे में सही नहीं है। तो देखिए, केन्या की बात करते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, याद रखिएगा। राजधानी यहाँ की इस समय नैरोबी है, बिल्कुल सही है। मुद्रा यहाँ की है शिलिंग, ये भी बिल्कुल सही है। नैरोबी में UNDP का मुख्यालय है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय मिलेगा। UNDP का मुख्यालय यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति इस समय उहरू केन्याता ही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा
करेक्ट। क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि मैटर को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कर सकते हैं। तो ये बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय के द्वारा ये बताया गया था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा, इनका यहाँ पर नाम है राजीव गांधी। किसको? राजीव गांधी को मिला था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि हमारे देश के नेहरू जी हैं, जिनको भारत रत्न मिल चुका है। शास्त्री जी को भी मरणोपरांत ही मिला था। इंदिरा गांधी ने स्वयं को दे दिया था, नेहरू जी ने भी स्वयं को दे दिया था। मोरारजी देसाई को 1991 में मिलता है। राजीव गांधी जी को भी 1991 में मिलता है और अटल जी को 2015 में भारत रत्न मिला था। तो ये हमारे 6 प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न यहाँ पर मिल चुका है। अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? आसान सा प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा Na2CO3 ये आपके सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। और ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे आपसे वॉशिंग सोडा पूछा जाए या फिर सोडियम कार्बोनेट पूछा जाए, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3। अच्छा, कई बार आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि जो Na2CO3 होता है, इसके साथ में हमारे जल के कितने मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं? तो टोटल यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ओम भाई साहब के द्वारा जो नियम दिया गया था, ये डैश डैश और डैश डैश के बीच में संबंध का वर्णन करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में संबंध बताता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश गैस का जो उपयोग है वो चिप्स को ऑक्सीकृत होने के रोकने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर आपके नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन का यूज यहाँ पर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो आपकी बहुत ही कम रिएक्टिव होती है और इसीलिए यहाँ पर इसके रिएक्टिव ना होने के कारण हम लोग चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई थी वह आपके एक जर्मनी की पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रकाशित हुई थी 1872 में। कब? 1872 में प्रकाशित हुई थी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा, ये हमारे मेंडलीव की आवर्त सारणी है, 1872 में प्रकाशित हुई थी। इनकी आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग और 7 आवर्त थे। अज्ञात तत्वों के लिए इन्होंने खाली स्थान भी छोड़ा था और उस समय जो टोटल ज्ञात आपके एलिमेंट थे, इनकी संख्या थी 63। ध्यान रखिएगा, 63 थे और इनकी आवर्त सारणी में आपके हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भविष्य में रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राम और टेलीफोन के विकास की जो नींव है वह किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये जो नींव है ये रखी गई थी हमारे हाइनरिक रुडॉल्फ के द्वारा। किसके द्वारा रखी गई थी? तो इनका नाम है हाइनरिक रुडॉल्फ। तो जो आपके रेडियो हैं, टेलीफोन है, टेलीग्राम है, इन सभी की जो नींव है वह इन्हीं के नाम पर रखी गई थी। और आप सभी को पता होगा कि इन्हीं के नाम पर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट भी हर्ट्ज को ही रखा गया है। इन्होंने आपकी सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में प्रेडिक्ट किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। एक एकल आवृत्ति के द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जब आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और उस समय आप लोग बोलते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं टोन। क्या कहते हैं? इसे हम टोन कहते हैं। जैसे आप लोग इस समय मेरी जो ध्वनि को सुन रहे होंगे वह आपको शुरुआत से लेकर के एक समान मिलेगी, तो इसे हम लोग कहते हैं टोन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। यानी कि एक ऐसा साउंड जिसकी आपकी डेफिनेट पिच होती है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, उसे हम लोग कहते हैं टोन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शुक्राणु और युग्मक के संयोग से कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिलमित होती है? तो ये आपके रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं सिंगैमी या इसे हम लोग फलन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब याद रखिएगा कि आप, अच्छा ये तो आपको अच्छे से पता होगा, मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन चैप्टर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पर ऑटो वान बिस्मार्क था, क्या नाम था? ऑटो वान बिस्मार्क था, उसे आपके आयरन चांसलर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट।
अच्छा, क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि इसने ये कहा था कि लोग महान तभी बन सकते हैं जब यहाँ पर खून और लोहे का यूज किया जाता है, यानी कि युद्ध लड़े जाते हैं, तब ये लोगों को महान बनाता है। तो जर्मनी का था यहाँ पर बिस्मार्क, जिसके द्वारा यहाँ पर ये बातें कही गई थी। डाल्टन का जो सिद्धांत है वह किस नियम के ऊपर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, इनका जो सिद्धांत है वह फिक्स नियम यानी कि नियत अनुपात के ऊपर आधारित है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि जो डाल्टन महोदय के द्वारा आपकी परमाणु थ्योरी दी गई थी, ये हमारे दो रूल के ऊपर आधारित थी। एक तो हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि समान संरचना का नियम। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, इसको कंक्लूड करके डाल्टन के द्वारा अपनी परमाणु थ्योरी दी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये आपका कब पारित हुआ था? तो इसे हम लोग मनरेगा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा 2005 में ये आपका पारित हुआ था। सबसे पहले ये आपके आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनको वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे सूता बेट नाम का एक द्वीप है, जिसके ऊपर इसका निर्माण किया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसकी टोटल हाइट है 182 मीटर और राम बी सुतार इसके हैं वास्तुकार। तो इन सभी के नाम पूछे जाते हैं, सभी के बारे में आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा है कपिल देव साहब ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। और अभी मैंने आपको सौरभ गांगुली जी की पुस्तक के बारे में बताया, और सचिन साहब के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। तो इन सभी पुस्तकों के बारे में याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्थानीय सरकार की जो त्रिस्तरीय प्रणाली होती है, इसमें आपकी क्या शामिल नहीं है? तो आपने देखा होगा कि एक तो हमारी हो गई ग्राम पंचायत, दूसरी हमारी होती है पंचायत समिति, और उसके बाद में होता है जिला परिषद। इसमें आपकी ग्राम समिति शामिल नहीं होती है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जो पंचायती राज है उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और इसके बारे में हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में बताया गया था। तो ये भी पूछा जाता है, अनुच्छेद 40 का यूज करके यहाँ पर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की जो तटरेखा है वह सबसे लंबी है? तो आसान सा प्रश्न है, गुजरात की जो तटरेखा है सबसे लंबी है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। वैसे अगर हम लोग पूरे भारत की तटरेखा की बात करते हैं तो ये 1516 किलोमीटर है, 1516 दशमलव समथिंग है। तो इतना किलोमीटर हमारे भारत की पूरी तट रेखा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था। कब हुआ था ये युद्ध? तो 18 जून 1815 को ये युद्ध लड़ा गया था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, और फ्रांस को यहाँ पर लीड कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट, और इसमें हो गई थी बोनापार्ट की हार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? तो ऐसे तो आप लोग पढ़े होते हैं कि ओ को माना जाता है, लेकिन ओ में भी आपका होता है ओ निगेटिव। क्या होता है? ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। और जो हमारा सर्वाग्राही होता है वो आपका होता है AB प्लस, यानी कि ओ निगेटिव वाला जो खून है वो आप किसी को दे सकते हैं, और AB प्लस वाला जो ग्रुप है इस खून को किसी को भी कोई भी यहाँ पर ले सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़िए। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। दूसरे में कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। गुलजारी लाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष थे। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो बिल्कुल सारे स्टेटमेंट सही हैं, बस आपका बी वाला है इनकरेक्ट। भारत के राष्ट्रपति की बजाय जो हमारे प्रधानमंत्री होते थे वे इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। बाकी सारे आपके करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बहुकोषीय जानवर नहीं है? तो आसान सा प्रश्न है, अमीबा जो हमारा होता है ये एक कोशिकीय ही होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। और कई बार पूछा जाता है कि अमीबा में जो प्रजनन है वह किस प्रकार से होता है? तो ध्यान रखिएगा, द्विविखंडन के द्वारा, किसके द्वारा? डाई फिजन के द्वारा या बाई फिजन के द्वारा यहाँ पर अमीबा अपना रिप्रोडक्शन करता है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो आपके शहीद हुए थे भारतीय सैनिक, उनकी याद में निर्मित स्मारक का नाम क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग,
इस स्मारक का नाम है यहाँ पर इंडिया गेट। दिल्ली में इसका निर्माण किया गया था और इसके बारे में जो डिटेल आपको पता है वह आप नीचे कमेंट में बताइएगा। इसके बारे में डिटेल आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आसान सा प्रश्न है। सबसे कठोर पदार्थ हमारा है चांदी। क्या नाम है इसका? सॉरी, चांदी नहीं, हीरा। तो हीरा हमारा सबसे कठोर पदार्थ है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष अपने संविधान को अपनाया था? अब देखिए, इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी, यानी कि घोषणा इन्होंने कब कर दी थी, तो 4 जुलाई 1776 को इन्होंने घोषणा कर दी थी। इसीलिए 4 जुलाई को ये हर साल स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। आपके 1787 में जो इनका संविधान है उसको इन्होंने स्वीकार कर लिया था और उसके बाद में 1789 में इनका संविधान लागू हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए स्वीकार कब किया था तो उत्तर हो जाएगा 1787, लेकिन लागू कब हुआ था तो ये आपका 1789 में लागू हुआ था। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष 500 और 1000 के जो नए नोट थे इनको अमान्य घोषित किया गया? तो इन्हें घोषित किया गया था 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। मोदी जी आते हैं और 500 1000 के जो नोट होते हैं उनको कर देते हैं अमान्य। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि 1000 का जो नोट है उसको तो परमानेंट बंद कर दिया गया था, लेकिन 500 के नए नोट यहाँ पर जारी किए गए थे। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल साहब उस समय हमारे गवर्नर थे। अगला प्रश्न है कि डैश डैश 2 न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि ये मिलते हैं ब्रेन में। कहाँ पर? ब्रेन में ये आपके देखने को मिलते हैं। न्यूरॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा एक ऐसा सेल होता है जो कि कभी डिवाइड नहीं होता है, यानी कि इसमें आपके डिवीजन नहीं होता है और इनके बीच का जो स्थान होता है इसे हम लोग कहते हैं सिनेप्स। क्या कहा जाता है? सिनेप्स इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एक न्यूरॉन सेल है और ये हमारे शरीर का सबसे लंबी कोशिका भी होती है, ये भी पूछा जाता है। और इनके बीच का ये जो स्पेस होता है इसी को हम लोग कहते हैं सिनेप्स। तो याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आसान सा प्रश्न है। 1966-67 में जो हमारे यहाँ पर गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति शुरू हुई थी, आपके मुख्य रूप से पश्चिमी पंजाब वगैरह वाले क्षेत्र में, तो इसके जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और आप ध्यान रखिएगा कि अगर वैश्विक स्तर पर पूछा जाता है कि आपकी हरित क्रांति के जनक कौन है तो उनका नाम हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलॉग नाम है। MS स्वामीनाथन जी की बात करते हैं तो इनको वर्ल्ड फूड प्राइज से भी सम्मानित किया गया था और विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये आपके पहले भारतीय भी थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा 50 प्रश्न था उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, कल से आपको उसी टाइम यानी कि 8 बजे वीडियो मिला करेगी। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत सिर्फ और सिर्फ तभी बढ़ेगा भारत।